बैठ जाइए बैठ जाइए। कल अचानक ही क्लास कैंसिल करना पड़ा। चले गए थे फंक्शन में। ठीक है, हल्ला का ही कर रहे हैं। ठीक है, हल्ला कर रहे हैं इसे। कहाँ तक बात बताइए, शुरुआत ही कर दे। पदार्थ की। अच्छा, ध्यान दीजिए दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, आवाज पूरा है, ध्यान दीजिए आप। टोपी पर बॉय लिखल है। नहीं, बॉय तो अब भाई है। किसी को शक था क्या? अरे अरे, हल्ला नहीं करिए, हल्ला नहीं, हल्ला नहीं, हल्ला नहीं। नहीं, हमको लिखा अचानक चौक के बॉय का ही लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। तो हम पदार्थ की 3 अवस्थाओं का जिक्र किए थे कि पदार्थ ठोस, द्रव, गैस 3 अवस्थाओं में पाए जाते हैं। और पदार्थ क्या है इसका तो जिक्र हम कर चुके हैं, पदार्थ की विशेषताओं को जिक्र कर चुके, और पदार्थ की 3 मुख्य अवस्थाओं का जिक्र किया। अब पदार्थ की चौथी एवं 5वीं अवस्था को पढ़ना है, लेकिन चौथी और 5वीं अवस्था को समझने से पहले आइए एक नए टॉपिक को समझ लेते हैं। स्टेट, चेंज ऑफ स्टेट। बढ़ा दीजिए थोड़ा आवाज। चेंज ऑफ स्टेट, चेंज ऑफ स्टेट यानी कि अवस्था परिवर्तन, अवस्था परिवर्तन। अब पदार्थ की 3 मुख्य अवस्थाएं हैं, ठोस, द्रव और एवं गैस। पदार्थ की मुख्य अवस्थाएं 3 हैं, ठोस, द्रव, गैस। अब पदार्थ के किसी एक अवस्थाओं को पदार्थ के अन्य अवस्थाओं में बदला जा सकता है। किसी भी पदार्थ को, कोई भी पदार्थ किसी भी अवस्था में है, उसे पदार्थ की अन्य अवस्थाओं में बदला जा सकता है। उदाहरण के लिए कि अगर हमारे पास मान लीजिए कि लोहा है, लोहा, लोहा आप कैसा देख रहे हैं? ठोस। लेकिन इस लोहे को द्रव भी बनाया जा सकता है और गैस भी बनाया जा सकता है। लोहा सामान्य तौर पर ठोस अवस्था में रहता है, इसे द्रव और गैस अवस्था में बदला जा सकता है। ठीक उसी तरह जो जल होते हैं, क्या होते हैं? जल होते हैं। जल आप किस अवस्था में देख रहे हैं? लेकिन इसे ठोस या गैसीय अवस्था में बदला जा सकता है। ठीक उसी तरह हाइड्रोजन, हाइड्रोजन गैस है, लेकिन इस हाइड्रोजन को हम द्रव और ठोस में भी ला सकते। तो पदार्थ के किसी एक अवस्था को पदार्थ के अन्य अवस्थाओं में बदला जा सकता है, और पदार्थ के एक अवस्थाओं को दूसरे अवस्थाओं में लाना ही क्या कहलाता है? अवस्था परिवर्तन कहलाता है। तो कुछ अपवादों को अगर हम छोड़ दें तो लगभग सभी पदार्थ वह किसी भी अवस्था में क्यों ना हो, उसे पदार्थ की अन्य अवस्थाओं में बदला जा सकता है। और पदार्थ का एक अवस्था में दूसरे, एक अवस्था से दूसरे अवस्था में आना ही क्या कहलाता है? अवस्था परिवर्तन। एक ठोस को आप द्रव बना दिए, क्या हुआ? अवस्था परिवर्तन हुआ। द्रव को गैस बना दिए, क्या हुआ? अवस्था परिवर्तन हुआ। अब दूसरा सवाल है कि अगर अवस्था परिवर्तन संभव है,
किसी एक पदार्थ को पदार्थ के अन्य अवस्थाओं में लाया जा सकता है, तो ये कैसे होगा? ये कैसे होगा? ये दो तरह से होगा। ये किससे होगा? तो दो तरह से होगा। पहला तरीका है कि पदार्थ को उष्मा प्रदान कर, पदार्थ को उष्मा प्रदान कर, या पदार्थ से उष्मा निकाल कर, पदार्थ को उष्मा प्रदान कर या पदार्थ को उष्मा निकाल कर, उष्मा निकाल कर, दो ही तरह से हो सकता है। क्या हुआ जी? गड़बड़ा गया क्या? है, हल्ला मत करिए। तो अवस्था परिवर्तन कितने तरह से होता है? दो तरह से, उष्मा प्रदान कर या उष्मा निकाल कर। आप अवस्था परिवर्तन दो तरह से कर सकते, या तो उष्मा प्रदान कर या उष्मा निकाल कर। उष्मा प्रदान करना गर्म करना कहलाता है। क्या कहलाता है? गर्म करना। जब हम किसी पदार्थ को गर्म कर रहे होते हैं तो उसका तात्पर्य है कि उस पदार्थ को क्या दे रहे होते हैं? उष्मा दे रहे होते हैं। और किसी पदार्थ से उष्मा निकालने का मतलब होता है क्या? ठंडा करके। तो ठंडा करने का मतलब पदार्थ से उष्मा को निकालना है, गर्म करने का मतलब पदार्थ को उष्मा प्रदान करना है। तो अवस्था परिवर्तन कितने तरह से हो सकते हैं? दो तरह से, उष्मा प्रदान कर या उष्मा, या गर्म कर या ठंडा कर। क्लियर हो गया? अब ध्यान दीजिए कि किसी भी पदार्थ को गर्म करने की अपेक्षा ठंडा करना ज्यादा मुश्किल और खर्चीला होता है। किसी भी पदार्थ को गर्म करने की तुलना में ठंडा करना बहुत कठिन और खर्चीला होता है। यानी हम गर्म बहुत आसानी से कर सकते हैं, लेकिन वही ठंडा करने में क्या हो जाएगा? दिक्कत हो जाएगा और खर्चा भी ज्यादा हो जाएगा। तो गर्म करने की अपेक्षा ठंडा करना ज्यादा मुश्किल होता है। गर्म करने की अपेक्षा ठंडा करना ज्यादा मुश्किल होता है। इस बात को आप समझ गए? तो अवस्था परिवर्तन कितने प्रकार से हो सकता है? दो प्रकार से। कैसे? और कोई तरीका? केवल यही दो तरीके से उष्मा परिवर्तन हो, अवस्था परिवर्तन हो सकते हैं। अब जो अवस्था परिवर्तन होते हैं वो एक क्रम में होते हैं, अनियमित तरीके से नहीं होते। अवस्था परिवर्तन जो होते हैं वो उष्मा देकर या उष्मा निकालकर होते हैं, वो भी क्रमिक रूप से, अनियमित तरीके से नहीं। और क्रमिक रूप से कैसे होता है? तो आपको हम क्रम बता रहे हैं कि एक ठोस पदार्थ को आप गर्म करिएगा, मतलब उष्मा दीजिएगा, तो वह पहले किसमें बदलेगा? द्रव को। और गर्म करिएगा, वो किसमें बदलेगा? गैस को। इसी गैस को ठंडा करने लगिएगा, द्रव में इसी द्रव को ठंडा करने लगिएगा ठोस। तो अवस्था परिवर्तन इसी क्रम में होते हैं। आप ठोस को गर्म करिए तो वो ठोस क्या बनेगा? आप द्रव को गर्म करिएगा तो वो क्या बनेगा? अब गैस को ठंडा करिएगा तो, द्रव को ठंडा करिएगा तो ठोस। तो इस क्रम में अवस्था परिवर्तन होते। इस क्रम के कुछ अपवाद हैं, यानी कि कुछ पदार्थ ऐसे भी हैं जिसमें ठोस को आप गर्म करिएगा तो डायरेक्ट वो गैस बन जाते हैं। डायरेक्ट वो क्या बन जाते हैं? या फिर गैस को ठंडा करिएगा तो डायरेक्ट वो क्या बन जाते हैं? ठोस बन जाते हैं। ये क्या हो गया? मार हो गया क्या? तो बेहोश हो जाइए, जाइए थोड़ी। जाइए 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 जाइए। बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। हमको दुआ फिर मार हुआ 10 दिन बंद होगा। ठीक है ना?
बिठाइए आराम से। ऑनलाइन वाले सब सोचता होगा बेहोश हो गया एक क्लास में लड़का, टेंशन नहीं लीजिएगा आप लोग। जो बेहोश नहीं हुए हैं वो बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। ये सब प्रोटीन पाउडर पीने वाला का हाल है, ठीक है। बेहोश का होगा, ग्लूकोज का कमी हो गया होगा, तभी बेहोश होता है। हाँ, ठीक से चावल रोटी नहीं खाएगा उसके शरीर में वृद्धि हो ही नहीं सकती, यह सच्चाई है। आजकल का युवा सब जो है जाएगा जिम और पिएगा प्रोटीन पाउडर। जिम में जो ना जाओ, खाओ बावन को रोटी, जाओ, मतलब बोले। आजकल एक और घटना घटती है, जिम करते करते हार्ट अटैक आ गया, ठीक है। और जिम का पता नहीं इतना क्रेज है कि हमारे प्रखंड मुख्यालय में खुल गया जिम। अब महिला सब टेम्पू से आया तो देखने के लिए कैसा होता है जिम, ठीक है। तो इतना क्रेज बढ़ गया है, और जिम में जो है सब जिम करता है, पूरा एनर्जी लॉस करता है, उसके बाद रखता है प्रोटीन एक्स, ठीक है। उसको निकालेगा, पाउडर पिएगा। ध्यान रखिएगा, जिम जाइए तो पढ़ने से फुर्सत नहीं आदमी जिम जाए। जिम जाएगा तो रोटी चावल खाइए, दाल खाइए, पूरा एनर्जी लीजिए, वास्तविक एनर्जी भी फैंसी लेने लीजिएगा तो तब दिक्कत है। आइए दोस्तों, गरम करिए पहले इसको। अरे हल्ला मत करिए, हल्ला मत करिए, है हल्ला मत करिए। आइए दोस्तों, तो हम क्या बोले कि अवस्था परिवर्तन दो तरीके से, गर्म करके या ठंडा करके अथवा उष्मा देकर उष्मा निकाल कर। तो अवस्था परिवर्तन एक क्रम में होते और वो क्रम आपके सामने में है, लेकिन इस क्रम के कुछ अपवाद हैं, यानी कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो ठोस है और गर्म करने पर द्रव अवस्था में आते ही नहीं है, डायरेक्ट क्या बन जाते हैं। और जो ठोस गर्म करने पर डायरेक्ट गैस बनते हैं, वही गैस ठंडा करने पर डायरेक्ट। और यह प्रक्रिया सब्लिमेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? सब्लिमेशन कहलाता है, यानी कि ऊर्ध्वपातन कहलाता है। क्या कहलाता है? ऊर्ध्वपातन कहलाता है। क्या कहलाता है? ऊर्ध्वपातन कहलाता है। एग्जाम्पल देंगे, ऊर्ध्वपातन पूरा का पूरा एक टॉपिक होगा आपके नोट में, वहां पर हम आएंगे, सारा एग्जाम्पल एक जगह है। लेकिन आप समझे ना कि अवस्था परिवर्तन एक क्रम से होते हैं। ठोस को गर्म करने पर, द्रव को गर्म करने पर, गैस को ठंडा करने पर और द्रव को ठंडा करने पर ठोस। लेकिन इसके अपवाद हैं क्या? जिसमें ठोस को गर्म करने पर डायरेक्ट और गैस को ठंडा करने पर डायरेक्ट ठोस। क्लियर हो गया? ध्यान रखिएगा, ठोस को गर्म करने पर डायरेक्ट गैस बनना भी ऊर्ध्वपातन है और गैस को ठंडा करने पर डायरेक्ट ठोस बनना भी ऊर्ध्वपातन है। यानी ऊर्ध्वपातन अवस्था परिवर्तन की वह विशेष परिस्थिति है। ऊर्ध्वपातन अवस्था परिवर्तन की वह विशेष परिस्थिति है जिनमें द्रव अवस्था गायब हो जाता है, जिसमें द्रव अवस्था गायब हो जाता है। क्लियर हो गया? बात समझ गए? अब अवस्था परिवर्तन से जुड़े कुछ पारिभाषिक शब्द को समझना बहुत जरूरी है। पहला पारिभाषिक शब्द है द्रव्यनांक। द्रव्यनांक, द्रव्यनांक को और किस शब्द से जानते हैं? गलनांक, या अंग्रेजी में इसे कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। मेल्टिंग पॉइंट करते हैं, या शॉर्ट में एमपी बोलते हैं। एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं, मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, एमपी। तो द्रव्यनांक और गलनांक क्या है? आप ठोस पदार्थ को उष्मा दीजिएगा, अर्थात क्या कीजिएगा? गर्म कीजिएगा। गर्म करने का मतलब गर्म करिएगा
तो गर्म करने पर किसी पदार्थ का तापमान क्या होता है? बढ़ता है। और ठंडा करने पर, यह सिंपल बात है कि गर्म करेंगे तो वस्तु का तापमान बढ़ेगा और ठंडा करेंगे तो वस्तु का तापमान बढ़ेगा। तो एक द्रव्य को, एक ठोस को अगर हम उष्मा दे रहे हैं अर्थात गर्म कर रहे हैं, तो गर्म कर रहे हैं तो उसका ताप बढ़ते जाएगा और एक विशेष ताप पर वह क्या बन जाएगा? एक विशेष ताप होते ही वह ठोस क्या बन जाएगा? द्रव। एक विशेष ताप पर, एक विशेष ताप की प्राप्ति होते ही वह ठोस क्या बन जाएगा? द्रव। और उसी ताप को हम क्या कहते हैं? किसका? तो ठोस पदार्थ जिस ताप पर द्रव अवस्था में बदल जाते हैं, उस ताप को हम उस ठोस का द्रवनांक या गलनांक कहते हैं या मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। बात को समझे कि नहीं? यानी द्रवनांक और गलनांक का संबंध किस पदार्थ से है? ठोस पदार्थ से। गलनांक का संबंध किस पदार्थ से है? ठोस पदार्थ। वैसे भी आप अनुभव से ये बात जानते होंगे कि गलेगा कौन पदार्थ? ठोस पदार्थ। आपको आएगा कोई कहने, देखो ना दोस्त, जल जो है ना, पानी जो है ना गल गया। आप कहिए पानी गल गया, ये कैसे हो सकता? गलेगा कौन? ठोस पदार्थ। ठीक है ना? गलेगा कौन? जो ठोस होते हैं वो गलते हैं। द्रव पदार्थ गल जाएगा, दूध गल जाएगा? नहीं, ठोस पदार्थ गलते। क्लियर है ना? तो ठोस जिस ताप पर, क्या हुआ? ठोस जिस ताप पर द्रव अवस्था में बदल जाते हैं उसे ठोस का गलनांक या द्रवनांक कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे आपके पास लोहा ही है और लोहा को आप गर्म करिए, गर्म करते 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 लोहा का टेम्परेचर बढ़ते जाएगा और जैसे ही 1535 डिग्री सेल्सियस लोहा गर्म होगा और लोहा आपका क्या बन जाएगा? लोहा आपका क्या बनने लगेगा? द्रव लोहा बनने लगेगा। वो लोहे रहेगा, इन्हें गल करके तांबा हो जाएगा। ठीक है? तो द्रव लोहा जो है गल करके द्रव हो जाएगा। तो आप लोहा को गर्म करते करते जब उसका टेम्परेचर 1535 डिग्री कर दीजिएगा तो लोहा गलकर क्या बन जाएगा? द्रव। यानी कि ये 1535 डिग्री टेम्परेचर जो है, 1535 डिग्री टेम्परेचर क्या है? किसका है? क्लियर हो गया ना? ठोस पदार्थ जिस ताप पर गल के या ठोस पदार्थ जिस ताप पर द्रव अवस्था में बदल जाते हैं उस ताप बिंदु को मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। किसका मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं? तो ठोस का मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। किसका मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं? ठोस का। क्लियर हो गया? मेल्टिंग पॉइंट क्लियर। अब आइए दोस्तों समझते हैं दूसरा, फ्रीजिंग पॉइंट। क्या? टेम्परेचर किसका? लोहा का। तो 15, हर ठोस का अलग अलग मेल्टिंग पॉइंट होता है। हर ठोस का अलग अलग पदार्थ के मेल्टिंग पॉइंट अलग अलग होते हैं। लोहा का 1535 है। ठीक है? सोडियम का 98 डिग्री ही सेल्सियस पर वो द्रव अवस्था में आ जाते हैं। तो हर पदार्थ का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? अलग अलग होता है। अलग अलग, जैसे बर्फ ठोस है उसका मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री, तो अलग अलग होता है, एक नहीं होता। आइए समझते हैं फ्रीजिंग पॉइंट का। फ्रीजिंग पॉइंट यानी हिमांक, या इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जमना कहते हैं। अब देखिए गलेगा कौन? ठोस। गलेगा कौन? ठोस। तो जमेगा कौन? द्रव। ठोस गलते हैं और द्रव जमते हैं। द्रव जमते हैं यानी द्रव पदार्थ ही जमेगा। अब ध्यान दीजिए कि ये हिमांक जमना क्या है। तो निश्चित तौर पर इतना तो आप समझ लिएगे, इसका संबंध द्रव अवस्था से है। वह ताप, आप एक द्रव को ठंडा कीजिएगा, एक द्रव को ठंडा कीजिएगा तो वह किस में बदलेगा? ठोस में बदलेगा। तो आप द्रव को ठंडा करिएगा तो टेम्परेचर घटेगा और एक ऐसा टेम्परेचर प्राप्त होगा
जिस पर द्रव ठोस बन जाएगा। तो फ्रीजिंग पॉइंट या हिमांक वह ताप बिंदु है, फ्रीजिंग पॉइंट या हिमांक वह ताप बिंदु है जिस ताप बिंदु पर द्रव किसमें बदल जाते हैं, ठोस में बदल जाते हैं। हिमांक या जमनांक वह ताप बिंदु है जिस पर द्रव पदार्थ किसमें बदल जाते हैं। तो द्रव जिस ताप पर ठोस में बदल जाते हैं उस ताप को हिमांक कहते हैं, जमनांक कहते हैं। किसका कहते हैं, द्रव का। उदाहरण के लिए आपके पास जल है, जल को आप ठंडा करिए और 0 डिग्री सेल्सियस पर यह क्या बन जाएगा, बर्फ। बर्फ की प्रकृति कैसी है, ठोस है। तो जल का हिमांक कितना है, या जल कितने डिग्री पर जम जाता है, 0 डिग्री पर। क्लियर हो गया कि नहीं, बात समझ गए ना। तो ठोस जिस ताप पर द्रव बन जाए उसे ठोस का द्रवनांक या गलनांक कहते हैं, और द्रव जिस ताप पर ठोस बन जाए उसे द्रव का हिमांक या जमनांक कहते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। क्लियर है, बात समझ गए। अब ये समझिए, अब एक बात को और समझिए कि किसी एक पदार्थ का, किसी एक पदार्थ का, किसी एक पदार्थ का, किसी एक पदार्थ का जितना गलनांक होता है ना, जितना गलनांक यानी जितना मेल्टिंग पॉइंट होता है उतना ही उसका क्या होता है, हिमांक होता है, फ्रीजिंग पॉइंट होता है। किसी एक पदार्थ का जितना गलनांक होता है ना उतना ही क्या होता है, हिमांक होता है। यानी कोई पदार्थ जिस ताप पर गलते हैं ना वो गला हुआ पदार्थ उसी ताप पर जमने भी लगते हैं। उदाहरण के लिए दोस्तों कि आपने लोहा ठोस था और उसको गर्म किए तो 1535 डिग्री पर, 1535 डिग्री पर वो किसमें कन्वर्ट हो गया, द्रव लोहा में कन्वर्ट हो गया। 1535 डिग्री पर द्रव लोहा। अब सवाल आपसे कोई पूछेगा कि द्रव लोहा किस ताप पर ठोस लोहा बनने लगेगा, तो इसका भी उत्तर क्या है, 1535 डिग्री। आप ठोस लोहा को 1535 डिग्री गर्म किए, वो किस में कन्वर्ट हो गया, द्रव लोहा में कन्वर्ट। तो उस द्रव लोहा को फिर ठंडा करिएगा तो वो ठोस में आएगा कि नहीं। तो साबित है कि द्रव लोहा को कितना ठंडा करिएगा या किस ताप पर द्रव लोहा ठोस में बदलने लगेगा, तो उसका भी उत्तर है कितना। यानी जिस ताप पर लोहा गलते हैं उसी ताप पर गला हुआ लोहा जमना भी शुरू कर देते। बात को समझे कि नहीं। जिस ताप पर लोहा गलते हैं उसी ताप पर गला हुआ लोहा जमना भी शुरू कर देते। यानी लोहा का गलनांक 1535 है तो द्रव लोहा का हिमांक भी 1535 है। अगर आप देखिएगा तो किसी भी एक पदार्थ का गलनांक और हिमांक क्या होगा, बराबर होगा। क्लियर है, समझ गए। गलनांक हिमांक समझे कि नहीं। अगला पारिभाषिक शब्द आइए, तीसरा है क्वथनांक। क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट, आप द्रव को गर्म कीजिएगा तो क्या बनेगा, गैस बनेगा। द्रव को गर्म कीजिएगा तो क्या बनेगा, गैस बनेगा। तो द्रव जिस ताप पर गैस बन जाते हैं उस ताप को क्वथनांक कहते हैं। किसका, द्रव का। द्रव जिस ताप पर गैस बन जाते हैं उस ताप को क्या कहते हैं, क्वथनांक। किसका क्वथनांक, द्रव का क्वथनांक। बॉइलिंग कहते हैं अंग्रेजी में। तो क्वथनांक समझ गए ना। अब अगला पॉइंट समझिए, चौथा है कंडेंसेशन। कंडेंसेशन पॉइंट, संघनन बिंदु।
कंडेंसेशन पॉइंट क्या है, संघनन बिंदु क्या है? तो गैस को अगर द्रव में बदलना है तो क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? तो कोई ना कोई ताप होगा जिस पर गैस द्रव बन जाएगा। तो वह ताप बिंदु जिस पर गैस क्या बन जाए उसे हम संघनन बिंदु कहते हैं। किसका? गैस का। जिस ताप पर गैस द्रव बन जाते हैं उस ताप बिंदु को हम गैस का संघनन बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? गैस का संघनन बिंदु कहते हैं। यानी कि दोस्तों फिर ना ध्यान दीजिए कि द्रव का गर्म होकर गैस बनना, द्रव का गर्म होकर गैस बनना द्रव का क्वथनांक कहलाता है, बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। और गैस जिस ताप पर ठंडा होकर द्रव बन जाते हैं उसे गैस का संघनन बिंदु कहते हैं, उसे गैस का संघनन बिंदु कहते हैं, कंडेंसेशन पॉइंट कहते हैं। द्रव जिस ताप पर गैस बन जाए उसे हम द्रव का क्वथनांक कहते हैं, और गैस जिस ताप पर ठंडा हो जाए उसे हम गैस का संघनन बिंदु कहते हैं। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत नहीं। अब पुनः फिर से ध्यान दीजिए, पुनः फिर से यह ध्यान दीजिए कि किसी एक पदार्थ का जितना क्वथनांक होता है, जितना बॉइलिंग पॉइंट होता है उतना ही उसका क्या होता है? संघनन बिंदु होता है। किसी एक पदार्थ का जितना क्वथनांक होता है उतना ही उसका क्या होता है? संघनन बिंदु होता है। उतना ही उसका क्या होता है? संघनन बिंदु होता है। यानी कि मान लीजिए कि आप पानी है, पानी द्रव है, पानी को गर्म कीजिए 100 डिग्री सेल्सियस तक तो पानी क्या बन जाएगा? भाप। और भाप एक प्रकार का क्या है? गैस है। भाप एक प्रकार का क्या है? गैस है। तो पानी का क्वथनांक कितना हो गया? 100 डिग्री। तो पानी को आप 100 डिग्री गर्म किए, वो क्या बन गया? भाप बन गया। पानी को आप 100 डिग्री गर्म किए, क्या बन गया? भाप बन गया। अब सवाल है कि यह भाप किस ताप पर पानी बनेगा? तो यह भाप पुनः 100 डिग्री पर ही ठंडा होकर क्या बनने लगेगा? यानी पानी का जितना क्वथनांक है उतना ही संघनन। पानी अगर 100 डिग्री गर्म होकर भाप बनते हैं तो भाप भी 100 डिग्री पर ही क्या बनने लगते हैं? पानी का बन। यानी किसी एक पदार्थ का जितना क्वथनांक होता है उतना ही संघनन बिंदु होता है, जितना क्वथनांक होता है उतना ही संघनन बिंदु होता है। क्लियर? ये बात समझ गए कि नहीं समझ गए? कोई दिक्कत नहीं ना? तो आप ये समझ गए हैं ना कि ठोस को गर्म करिएगा तो क्या बनेगा? द्रव। द्रव को गर्म करिएगा तो गैस बनेगा। ठीक है ना? गैस को ठंडा करिएगा तो द्रव, और द्रव को ठंडा करिएगा तो गैस बनेगा। क्लियर है? अब ये भी समझ गए ठोस का द्रव बनना क्या कहलाता है? गलनांक यानी कि मेल्टिंग पॉइंट। द्रव का गैस बनना क्या कहलाता है? क्वथनांक कहलाता है। क्या कहलाता है? गैस का द्रव बनना क्या कहलाता है? संघनन। क्या कहलाता है? द्रव का ठोस बनना क्या कहलाता है? हिमांक कहलाता है। क्या कहलाता है? हिमांक कहलाता है। तो चारों पारिभाषिक शब्द याद हो गया ना? किसी एक पदार्थ का जितना गलनांक होता है उतना ही हिमांक होता है, किसी एक पदार्थ का जितना क्वथनांक होता है उतना ही संघनन बिंदु होता है, उतना ही संघनन बिंदु होता है। क्लियर? कोई दिक्कत? तो अवस्था परिवर्तन को आप समझिए। अवस्था परिवर्तन के जो 4 पारिभाषिक शब्द है उसको समझिए। अब आइए, ये बात तो आप समझ चुके हैं कि एक ठोस पदार्थ को गर्म करने पर वह द्रव में परिणत होता है और एक द्रव पदार्थ को गर्म करने पर वो गैस में परिणत होता है। लेकिन सवाल है कि गैस को ही अगर हम गर्म करते जाएं तो क्या होगा? ठोस को गर्म किए क्या बना? द्रव।
द्रव को गर्म किए तो क्या बना? गैस। अब सवाल है कि गैस को गर्म करते ही रह जाए, गर्म करते ही रह जाए, करते ही रह जाए और अंत में गर्म करने की इंतहा पार कर जाए तो क्या होगा? क्या होगा बताइए? आपको हम बताए थे कि पदार्थ सूक्ष्म कणों से बना होता है, पदार्थ सूक्ष्म कणों से बना होता है। उन कण के बीच अंतराण्विक बल होते हैं। अब वो कण सूक्ष्म परमाणु है। तो जब आप गैसीय अवस्था में आते हैं और गर्म करते ही रहते हैं, करते ही रहते हैं, तो परमाणु जिन सूक्ष्म कणों से बने होते हैं, अर्थात परमाणु अर्थात पदार्थ जिन सूक्ष्म कणों से बने होते हैं और पदार्थ परमाणुओं से बने होते हैं, वो परमाणु छिन्न भिन्न हो जाते, टूट फूट जाते हैं और टूट फूट करके उसके अंतराण्विक बल जो है बिल्कुल खत्म हो जाते और वो कण जो छिन्न भिन्न हो गए हैं टूट फूट करके, यानी परमाणु टूट फूट गया और परमाणु जो है गर्म करते 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 किस में कन्वर्ट हो जाता है? आयन में कन्वर्ट हो जाता है। ध्यान रखिएगा, जब परमाणु पर कोई आवेश उत्पन्न हो जाता है ना, परमाणु पर जब कोई आवेश उत्पन्न हो जाता है ना, तो उससे हम क्या कहते हैं? आयन कहते हैं। आयन को हम अगली चैप्टर में समझेंगे, लेकिन आप समझिए कि ये सोडियम और क्लोरीन के क्या हैं, जबकि ये सोडियम क्लोरीन के क्या हैं? आयन। तो जब आप गैस को लगातार गर्म करते जाइएगा तो पदार्थ के सूक्ष्म कण परमाणु किसमें बदल जाएंगे? आयन में। और वो सारे सूक्ष्म कण आयनीकृत हो जाएंगे, यानी सारे सूक्ष्म कण आवेशित हो जाएंगे और इस अवस्था में पदार्थ जो है उसका विशेषता न तो गैस से मिलता है, न तो द्रव से मिलता है, न तो ठोस से मिलता है। इसीलिए इसे एक अलग अवस्था नाम दिया गया है जिसका नाम क्या है? प्लाज्मा अवस्था, जिसे पदार्थ की चौथी अवस्था कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा अवस्था है और इस प्लाज्मा अवस्था में पदार्थ के कण क्या हो जाते हैं? आयन हो जाते हैं और इस कण यानी आयनीकृत कण में ऊर्जा बहुत ज्यादा हो जाती है, वे बहुत ज्यादा उत्तेजित हो जाते हैं और उसमें एक विशेष चमक पैदा हो जाती है। जैसे ट्यूबलाइट में पहले पारा भरा जाता था, आजकल एलईडी ट्यूबलाइट चलते हैं, पहले की ट्यूबलाइट में पारा भरा जाता था और जब उस ट्यूबलाइट में विद्युत ऊर्जा की सप्लाई की जाती थी तो पारा द्रव से गैस बनता था और गैस से क्या बन जाता था? और जब जैसे ही पारा प्लाज्मा अवस्था को प्राप्त करता था वो चमकने लगते थे, वही चमक हमें रोशनी प्रदान करती थी। यानी प्लाज्मा अवस्था कि क्या क्या विशेषताएं हैं? तो पहली विशेषता कि प्लाज्मा अवस्था में पदार्थ अत्यधिक गर्म रहते, अत्यधिक गर्म। जैसे सूर्य और तारों की अवस्था कौन है? प्लाज्मा है। और हैरानी की बात यह है दोस्तों कि हमारे ब्रह्मांड में 97% पदार्थ किस अवस्था में है? प्लाज्मा अवस्था। ये पृथ्वी ही है ठोस अवस्था में है और कुछ ग्रह, नहीं तो सूर्य और तारे, विशाल विशाल सूर्य और तारे प्लाज्मा अवस्था में ही है, प्लाज्मा अवस्था में ही है। तो प्लाज्मा अवस्था में क्या क्या गुण होते हैं? तो पहला गुण तो है कि प्लाज्मा अवस्था में पदार्थ बहुत गर्म रहते हैं, बहुत गर्म, पहली विशेषता। दूसरी, प्लाज्मा अवस्था में पदार्थ के कण आयनीकृत रहते हैं, यानी कि आवेशित हो जाते हैं। प्लाज्मा अवस्था में पदार्थ के कण अत्यधिक ऊर्जावान, अत्यधिक उत्तेजित रहते हैं। प्लाज्मा अवस्था में पदार्थ बहुत तेज चमकते हैं और इस अवस्था की खोज सबसे पहले विलियम क्रुक्स ने की थी। और विलियम क्रुक्स ने जब इस अवस्था की खोज की थी तो उसका नाम ही उन्होंने चमकता हुआ पदार्थ रखा था। क्या रखा था? चमकता हुआ पदार्थ। तो प्लाज्मा अवस्था के बारे में जितनी जानकारी अब तक निकलकर सामने आई है वो आपके सामने में है कि प्लाज्मा अवस्था में पदार्थ बहुत गर्म रहते हैं, उसके कण आयनीकृत रहते हैं यानी आवेशित हो जाते हैं उनके परमाणु।
प्लाज्मा अवस्था में पदार्थ बहुत तेज चमकते हैं, उसमें खास चमक होती है, जैसे सूर्य की चमक आप देख रहे हैं। सूर्य की चमक किसके कारण है? प्लाज्मा अवस्था के कारण है। प्लाज्मा अवस्था में पदार्थ के कण अत्यधिक उत्तेजित, अत्यधिक ऊर्जावान होते हैं। तो प्लाज्मा अवस्था आप समझे कि नहीं? इस अवस्था की खोज पहली बार विलियम क्रुक्स ने की थी। उन्होंने इसका नाम प्लाज्मा तो नहीं रखा था, आगे चलकर इसका नाम प्लाज्मा रखा गया, आगे चलकर इसका नाम प्लाज्मा रखा गया। तो प्लाज्मा अवस्था आप समझे? पढ़िए, एक बार पढ़िए नोट में। क्लियर? कोई दिक्कत प्लाज्मा अवस्था में? क्या? प्लाज्मा चौथी अवस्था? हाँ, भौतिक अवस्था में आता है, भौतिक अवस्था में आता है, ठीक है ना। प्लाज्मा अवस्था भौतिक अवस्था ही है, ठीक है ना। तो क्लियर हो गया? चौथी अवस्था किसे कहते हैं? प्लाज्मा अवस्था की विशेषता समझ गए ना। अब आइए दोस्तों, पुनः एक बार फिर से विचार कीजिए कि आपने गैस को जब ठंडा किए तो क्या बना? द्रव। द्रव को ठंडा किए तो क्या बना? ठोस बना। और क्या होगा कि ठोस को आप ठंडा करना ना छोड़े, ठंडा करते ही रह जाए। ठोस को अगर ठंडा करते ही रह जाए और ठंडा करते करते ठंडा ही करते रह जाए, फिर वही बात हो गया कि ठंडा करने की इंतहा पार कर जाए। और ठंडा करने की भी एक सीमा है। एक वैज्ञानिक हुए जैक्स चार्ल्स। जैक्स चार्ल्स ने अपने रिसर्च या अनुसंधानों से यह पता लगाया और नियम सत्यापित किया कि किसी पदार्थ को जो हम ठंडा करते हैं तो ठंडा करने की सीमा है, और वो सीमा है -273 डिग्री सेल्सियस या 0 केल्विन। यानी कि किसी भी पदार्थ को ठंडा कर सकते हैं, लेकिन इससे कम ठंडा नहीं किया जा सकता। यह ठंडा करने की बाउंड्री लाइन है। किसी भी पदार्थ को इतना से ज्यादा ठंडा नहीं किया जा सकता है। यह हमने करी, एक जैक्स चार्ल्स अपने रिसर्च में साबित कर चुके हैं। उन्होंने गैसों से संबंधित एक नियम प्रतिपादित किया जिसको हम आगे के चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो किसी भी पदार्थ को अगर हम ठंडा करेंगे तो कहां तक ठंडा कर सकते हैं? -273। और इतना भी न्यूनतम ताप को हासिल नहीं किया जा सकता। जैक्स चार्ल्स तो यह नियम बना दिया है, लेकिन एक और नियम है फिजिक्स में, लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। और थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जब आप पढ़िएगा तो थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स यही बताता है कि -273 डिग्री के टेम्परेचर को कभी प्राप्त ही नहीं किया जा सकता। और अब तक तो वैज्ञानिक ने इस टेम्परेचर को प्राप्त करने में सफलता प्राप्त नहीं की। तो अगर हम एक ठोस पदार्थ को लगातार ठंडा करते रहे, लगातार ठंडा करते रहे, लगातार ठंडा करते रहे, लगातार ठंडा करते रहे, तो क्या होगा? होगा ये कि जो परमाणु है ना, पदार्थ के सूक्ष्म कण को क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। तो ये जो परमाणु है, ये सारे परमाणु जुड़ करके एक परमाणु बन जाते हैं। ठंडा करते 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 पदार्थ के जितने भी सूक्ष्म कण है, सभी सूक्ष्म कण आपस में जुट करके
एक कण में परिवर्तित हो जाते हैं, अथवा पदार्थ के सारे परमाणु जुट करके एक परमाणु में बन जाते हैं, और उस जुटे हुए एक परमाणु को कहते हैं सुपर एटॉम। और इस अवस्था में एक ऐसी अवस्था हो जाती है जिसे पदार्थ की पांचवी अवस्था कहा जाता है। इसका नाम है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट जो पदार्थ की पांचवी अवस्था है, जो बहुत अधिक ठंड करने के उपरांत प्राप्त होती है, जो बहुत अधिक ठंड करने के उपरांत प्राप्त होता है। यानी एक और जहां प्लाज्मा अवस्था आपको बहुत गर्म करने के उपरांत प्राप्त हुआ था, ठीक उसी तरह पदार्थ की पांचवी अवस्था बहुत अधिक ठंड करने के बाद प्राप्त होता है, बहुत अधिक ठंड करने के बाद प्राप्त होता है। क्लियर हो गया? और इस अवस्था का नाम है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। और इसमें जो बोस नाम है वो भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस से है, और ई आइंस्टीन तो अल्बर्ट आइंस्टीन से आया हुआ है। सबसे पहले पदार्थ की पांचवी अवस्था जैसी कोई अवस्था हो सकती है, इसका अनुमान सत्येंद्र नाथ बोस ने ही लगाया था। पदार्थ की कोई ऐसी अवस्था हो सकती है, इसका अनुमान सबसे पहले सत्येंद्र नाथ बोस ने ही लगाया था। बाद में उनका समर्थन आइंस्टाइन ने किया, और आगे चलकर अमेरिका के 3 वैज्ञानिकों ने इसे प्राप्त करने में, यानी इस अवस्था को प्राप्त करने में सफलता प्राप्त की। और इस अवस्था को ज्यादातर वैज्ञानिक या ज्यादातर देशों में प्राप्त नहीं किया जा सका, क्योंकि आपको हम पहले बताए थे गर्म करना आसान है। आप प्लाज्मा अवस्था को प्राप्ति कर सकते हैं, लेकिन ठंडा करना बहुत क्या है, कठिन है। तो इस अवस्था तक पहुंचना बहुत कठिन है। इसके विपरीत चौथी अवस्था पर पहुंचना उतना कठिन नहीं है। बात को समझ गए? पांचवी अवस्था कौन अवस्था है? बोस आइंस्टीन कंडेंसेट अवस्था है। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट अवस्था है। एक मिनट। हाँ पापा, हाँ। हाँ, पांचवी, चौथी पांचवी क्लियर हुआ? कोई दिक्कत नहीं ना? चौथी और पांचवी अवस्था क्लियर हो गया? कोई दिक्कत नहीं ना लाइव में? नहीं, ठीक है ना? अच्छा, तो अवस्था क्लियर हो गया। पदार्थ के भौतिक अवस्था 3 ही है मुख्य, लेकिन अधिकतम कितनी है? 5। अधिकतम भौतिक अवस्था 5। तो भौतिक वर्गीकरण तो क्लियर हो गया। अब शुरुआत में ही बताए थे कि पदार्थ का वर्गीकरण 2 तरीके से किया जाता है, भौतिक वर्गीकरण और रासायनिक वर्गीकरण। तो आइए अब रासायनिक वर्गीकरण करते हैं। अब क्या करते हैं? रासायनिक वर्गीकरण करते हैं।
केमिकल क्लासिफिकेशन। केमिकल क्लासिफिकेशन, भौतिक वर्गीकरण, सॉरी रासायनिक वर्गीकरण। अब रासायनिक वर्गीकरण का क्या मतलब हुआ? रासायनिक वर्गीकरण का मतलब हुआ कि हम अब पदार्थ के सूक्ष्म कणों के व्यवहार को समझेंगे। पदार्थ किससे बना हुआ है? सूक्ष्म कणों से। भौतिक वर्गीकरण में हम सूक्ष्म कणों के बीच के अंतराण्विक बल, अंतराण्विक स्थान के आधार पर बंटवारा कर दिए। तो रासायनिक वर्गीकरण का क्या मतलब होता है? एक तो रासायनिक वर्गीकरण प्रयोगशालाओं के मदद से संपन्न किए जाते हैं, अर्थात जब भी आपको केमिकल क्लासिफिकेशन करना हो तो वो बिना लैब के सहायता से नहीं हो सकता। भौतिक वर्गीकरण आंखों से देखकर, तराजू से तौलकर, हाथों से फेंककर, पैरों से दबाकर हो सकता है, भिन्न भिन्न तरह से। लेकिन रासायनिक वर्गीकरण प्रयोगशालाओं के मदद के बिना संपन्न नहीं हो सकते हैं। और रासायनिक वर्गीकरण में मुख्यतः बंटवारा इस टाइप से हुआ है कि पदार्थ जो जिन सूक्ष्म कणों से बने हुए हैं उन सूक्ष्म कण की प्रकृति क्या है, अर्थात एक पदार्थ के सूक्ष्म कण अन्य पदार्थ के सूक्ष्म कणों के साथ किस प्रकार के व्यवहार करते, तो उस आधार पर केमिकल क्लासिफिकेशन किया जाता है। और केमिकल क्लासिफिकेशन के आधार पर, रासायनिक वर्गीकरण के आधार पर पदार्थ के दो प्रकार हैं, प्योर यानी कि शुद्ध, और इम्प्योर यानी क्या? अशुद्ध। शुद्ध और अशुद्ध दो प्रकार के पदार्थ होते हैं, प्योर और इम्प्योर, शुद्ध और अशुद्ध। और ध्यान रखिएगा दोस्तों, अशुद्धता का वो संबंध नहीं है जो हम अपने दैनिक जीवनों में इस्तेमाल करते हैं। अब दैनिक जीवनों में इस्तेमाल करते हैं कि ये चीज अशुद्ध है, अशुद्ध हो गया, अशुद्ध होना चाहिए, अशुद्ध क्यों हो गया, वगैरह वगैरह। लेकिन वो जो आप अशुद्ध शब्द का इस्तेमाल अपने दैनिक जीवनों में करते हैं उससे बिल्कुल ये अर्थ अलग है, अलग है। तो शुद्ध पदार्थ जो है, शुद्ध पदार्थ के अंतर्गत एलिमेंट आते हैं। क्या आते हैं? एलिमेंट आते हैं, तत्व आते हैं। और दूसरा कंपाउंड आते हैं। क्या आते हैं? कंपाउंड आते हैं, यानी क्या आते हैं? यौगिक आते हैं। शुद्ध पदार्थ के अंतर्गत तत्व और यौगिक आते हैं, एलिमेंट और कंपाउंड आते हैं, एलिमेंट और कंपाउंड आते हैं। जबकि अशुद्ध पदार्थ के अंतर्गत किसको रखा गया है? मिक्सचर को रखा गया है, यानी किसको रखा गया है? मिश्रण को रखा गया है। क्लियर हो गया? तो अगर आप ध्यान दीजिएगा तो केमिकल क्लासिफिकेशन, रासायनिक वर्गीकरण के आधार पर पदार्थ के कुल 3 प्रकार हो गए। पदार्थ के कुल कितने प्रकार हो गए? 3 प्रकार के हो गए, तत्व, यौगिक और तत्व, यौगिक और तत्व। और यौगिक को क्या कहते हैं? शुद्ध पदार्थ कहते हैं, जबकि मिश्रण क्या है? अशुद्ध। तो हमारे दैनिक जीवन में अशुद्ध कुछ और हो सकता है, लेकिन केमिस्ट्री में जो मिश्रण है वो क्या है? अशुद्ध है। दूध मिश्रण है, यानी केमिस्ट्री में दूध ऑलरेडी क्या है? अशुद्ध पदार्थ के श्रेणी में है। तो जो तत्व और यौगिक है उसे क्या कहते हैं? शुद्ध पदार्थ। और जो मिश्रण है उसे क्या कहते हैं? अशुद्ध पदार्थ। क्लियर हो गया? तो अब केमिकल क्लासिफिकेशन के आधार पर पदार्थ के जो 3 भाग है, तत्व, यौगिक और मिश्रण, अब एक एक करके इसको पढ़ना होगा। तो आइए सबसे पहले तत्व को समझ लेते हैं। तत्व, एलिमेंट। तत्व क्या है? ध्यान दीजिए कि तत्व ऐसे पदार्थ है जो एक ही सूक्ष्म कणों से बने होते हैं। तत्व ऐसे पदार्थ है
जो एक ही सूक्ष्म कणों से बने होते हैं, और एक ही सूक्ष्म कण का मतलब है एक ही प्रकार के एटॉम से मिलकर बने होते हैं। तत्व ऐसे पदार्थ हैं जो एक ही प्रकार के सूक्ष्म कण अर्थात एक ही प्रकार के परमाणु से मिले बने होते। एग्जाम्पल, लोहा। लोहा तत्व है क्योंकि लोहा एक ही परमाणु और वो है लोहा का परमाणु से बने होते। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड गैस तत्व नहीं है, क्योंकि इसमें कार्बन के परमाणु है और ऑक्सीजन के परमाणु है, यानी एक से अधिक तरह के सूक्ष्म कण है इसमें। तो तत्व वो होते हैं जिनमें केवल एक ही टाइप के परमाणु होते हैं, एक ही टाइप के परमाणु होते हैं। जैसे ऑक्सीजन तत्व है, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड तत्व नहीं है। ऑक्सीजन इसलिए तत्व है क्योंकि इसमें एक ही प्रकार के परमाणु है, और कार्बन मोनोऑक्साइड इसलिए तत्व नहीं है कि इसमें दो प्रकार के परमाणु। तो तत्व की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि तत्व एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर क्या होता है, बना होता है, एक ही प्रकार के पदार्थ से मिलकर बना होता है। अगली विशेषता तत्व प्रकृति के मूल पदार्थ है। तत्व क्या है? प्रकृति के मूल पदार्थ है, फंडामेंटल मैटर है। अब बाकी जितने भी पदार्थ हैं ना वो तत्व से बनते हैं। रासायनिक वर्गीकरण के आधार पर तत्व को 3 प्रकार में बांटे, तत्व, यौगिक और मिश्रण। तो उनमें मूल पदार्थ तत्व है, बाकी जो 2 पदार्थ है यौगिक और मिश्रण, यौगिक और मिश्रण को बनाया जाता है किससे? तत्व से। यौगिक और मिश्रण को तत्वों से बनाया जाता है, वो मूल पदार्थ नहीं है यौगिक और मिश्रण। तो तत्व इस प्रकृति के मूल पदार्थ है, बाकी सारे पदार्थ तत्व से बने होते हैं। यौगिक और मिश्रणों का निर्माण तत्व से हुआ है। और अब तक हमारे वैज्ञानिकों ने इस विशाल ब्रह्मांड में या विशाल पर्यावरण में कुल 118 तत्व की खोज की है। ठीक है, अब तक कुल कितने तत्वों की खोज हो चुकी है? 118 तत्व की खोज हो चुकी है। 118 तत्व की खोज हो चुकी है, जिसमें हमारा पहला तत्व जो है वो पहला तत्व है हाइड्रोजन। पहला तत्व क्या है? हाइड्रोजन। पहला तत्व क्या है दोस्तों? हाइड्रोजन है। ठीक है, पहला तत्व क्या है? हाइड्रोजन है। वहीं 118वां तत्व की बात करिएगा, 118वां तत्व जो है, 118वां तत्व है ओगेनोसोन। 118वां तत्व है ओगेनोसोन। हाइड्रोजन का सिंबल H और ओगेनोसोन का सिंबल OG। तो प्रकृति के मूल पदार्थ किसे कहते हैं? तत्व को। प्रकृति के मूल पदार्थ किसे कहते हैं? तत्व को। अब तक कितने तत्वों की खोज हुई है? 118, जिसमें पहला तत्व कौन है? और 118वां तत्व कौन है? ओगेनोसोन कौन है? और धीरे धीरे खोज हो रही है। शुरुआत में जब मेंडलीव का जमाना था तब तो 63 तत्व ही ज्ञात थे। धीरे 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 तत्वों की संख्या ज्ञात हो रही है, और जितने प्रकार के तत्व हैं उतने ही प्रकार के परमाणु होते। जितने ही प्रकार के तत्व हैं उतने ही प्रकार के परमाणु होते हैं। यानी तत्व कितने प्रकार के? 118 प्रकार के। तो परमाणु भी 118 प्रकार के होते हैं, क्योंकि आपको बताया कि तत्व एक ही प्रकार के परमाणु से बने होते हैं, और एक तत्व का परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु से मेल नहीं खाता किसी भी दृष्टिकोण से। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत नहीं। अगली विशेषता पर आइए कि प्रकृति में जो 118 तत्व है, प्रकृति में 118 तत्व है, वो 118 तत्व में अधिकांश ठोस है, कुछ द्रव है, अब जबकि गैस भी है। यानी तत्व आपको ठोस अवस्था में भी मिलेंगे, द्रव अवस्था में मिलेंगे, सामान्य ताप और दाब पर,
क्योंकि एक बात हम आपको बता चुके हैं कि पदार्थ कोई भी हो, उसे एक अवस्था से दूसरे अवस्था में बदला जा सकता है। लेकिन सामान्य ताप और दाब पर अगर तत्वों की स्थिति को देखिएगा तो तत्व ठोस भी होते हैं, तत्व द्रव भी होते हैं, तत्व गैस भी होते हैं। जैसे तांबा ठोस है, जैसे पारा द्रव है। पारा क्या है? द्रव है। ऑक्सीजन क्या है? लेकिन तीनों क्या है? तत्व है। तीनों क्या है? तो तत्व जो 118 अब तक ज्ञात हुए हैं, वो 118 तत्व में ठोस भी है, द्रव भी है और गैस भी है। तत्व सामान्य ताप और दाब पर ठोस अवस्था में भी रहते हैं, द्रव अवस्था में भी रहते हैं और गैसीय अवस्था में भी रहते हैं। ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्था में रहते हैं। क्लियर हो गया? अगली बात समझिए कि केमिस्ट्री में तत्व का प्रदर्शन रासायनिक संकेतों के जरिए होते हैं। किसके जरिए? रासायनिक संकेत के जरिए होता है। जैसे नाइट्रोजन के लिए N, ठीक है, नाइट्रोजन के लिए N, जैसे कॉपर के लिए Cu, कॉपर के लिए। तो ये क्या है? ये रासायनिक संकेत है। और रासायनिक संकेत के द्वारा किसको दर्शाया जाता है? तत्व को। एक होता है जैसे ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये रासायनिक सूत्र है। ये क्या है? रासायनिक सूत्र के जरिए यौगिकों को दर्शाया जाता है। रासायनिक संकेत से तत्वों को दर्शाया जाता है और रासायनिक सूत्रों के मदद से यौगिकों को दर्शाया जाता है। रासायनिक तत्वों के मदद, रासायनिक संकेतों के मदद से तत्व और रासायनिक सूत्र के मदद से यौगिक। तो जहां कहीं भी आपको रासायनिक संकेत दिख रहा है, समझिए वो तत्व को इंडिकेशन है। केमिस्ट्री में तत्व के लिए रासायनिक संकेत होते हैं, यौगिकों के लिए रासायनिक सूत्र होते हैं, जबकि मिश्रण के लिए ना तो रासायनिक संकेत होते हैं और न ही रासायनिक सूत्र। तो फिर प्रदर्शित कैसे करते हैं? तो तरीका मिश्रण आने दीजिए, समझ में आ जाएगा। हमको लगता है कि तत्व आप समझ गए होंगे। अब केमिस्ट्री में तत्व को समझने में आपको दिक्कत नहीं होगा। तत्व के विशेषताओं को समझ गए कि तत्व एक ही सूक्ष्म कणों से बने होते, अर्थात तत्व एक ही प्रकार के परमाणु से। तत्व इस प्रकृति के मूल पदार्थ है। बाकी सारे पदार्थ तत्वों से बने होते हैं। यौगिक और मिश्रण का निर्माण तत्व से होता है। प्रकृति में अब तक वैज्ञानिकों के द्वारा कुल कितने तत्वों की खोज हुई? 118 तत्व की खोज हुई, जिसमें पहला तत्व क्या है? 118वां तत्व कौन है? तत्वों को किससे प्रदर्शन किया जाता है? तत्वों को किससे प्रदर्शन किया जाता है? क्लियर है? तत्व ठोस भी होते हैं, द्रव भी होते हैं और गैस भी होते हैं। प्रकृति में जितने तत्व हैं वो तीनों ही अवस्था में समान रूप से पाए जाते हैं। और तो और तत्व रेडियो एक्टिव भी होते हैं। और कौन तत्व रेडियो एक्टिव होते हैं उसको समझने के लिए रेडियो एक्टिविटी चैप्टर पर ही हमें आना होगा, जो केमिस्ट्री के आगे के चैप्टर है। तो क्लियर है? तत्व समझ गए ना? तत्व को एक बार रीडिंग मारिए तो तत्व के विशेषताओं को। क्या जी दोस्त है आपका? क्लास दिखाने लाए है कि? अच्छा, क्लियर? अब तत्वों की कुल संख्या कितना? 118। अब 118 जो तत्व हैं सबके गुण एक दूसरे से भिन्न है।
समझे कि नहीं समझे? सभी तत्व के गुण एक समान नहीं होते, भिन्न भिन्न तत्व के गुण भिन्न भिन्न होते हैं। और गुणों के आधार पर, किसके आधार पर? गुणों के आधार पर, गुणों के आधार पर जो तत्व है यानी एलिमेंट है, उसको दो भागों में बांटा गया है, एक मेटल और दूसरा नॉन मेटल, एक धातु और दूसरा अधातु। गुणों के आधार पर तत्वों को कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में, धातु और, यानी धातु क्या है? एलिमेंट है, यानी क्या है? आपको कह देगा धातु यौगिक होता है, मानिएगा? जो धातु है वो क्या है, और जो अधातु भी है वो क्या है? यानी तत्व दो प्रकार के होते हैं, धातु और ये जो बंटवारा हुआ है ना, किस आधार पर? गुणों के आधार पर। वैज्ञानिकों ने धातु के लिए कुछ गुण तय कर दिए हैं, वैज्ञानिकों ने धातु के लिए कुछ गुण तय कर दिए हैं। वो गुण होगा तो वो क्या होगा? और धातु वाले गुण जिस तत्व में नहीं होगा वो क्या होगा? अधातु होगा। यानी गुण तय है किसके? धातु के। और धातु वाले गुण जिसमें नहीं है वो धातु नहीं है, और जो धातु नहीं है वो अधातु। 118 तत्वों में अधिकांश धातु है, 80% तत्व क्या है? अधातुओं की संख्या मात्र 22 है, अधातुओं की संख्या मात्र 22 है, 22। यानी कि हमारे पास जो तत्व है, हमारे पास जो तत्व है उनमें अधिकांश तत्व धातु ही है। अब इस धातु और अधातु में मुख्य अंतर क्या है, तो इसको भी समझ लीजिए, ठीक है? मेटल यानी क्या? धातु, और नॉन मेटल यानी अधातु। नॉन मेटल यानी अधातु, दो प्रकार के, धातु और अधातु। धातु भी तत्व, अधातु भी तत्व, यौगिक नहीं। अब इसमें मुख्य अंतर क्या है? मुख्य अंतर के धातु से होगा ना ठोस होगा, ठोस ठोस होते हैं, जबकि अधातु प्रायः क्या होते हैं? गैस होते हैं। जो अधातु ठोस भी होते हैं ना, वो कैसे होते हैं? भंगुर होते हैं। कोयला देखे ना, कोयला ठोस है, मारिया हथौड़ा भंगुर। लोहा भी ठोस है, कोयला भी ठोस है, अंतर आपको पता चल रहा है ना? लोहा भी ठोस है और कोयला भी ठोस है, और दोनों पर हथौड़ा मारिए, लोहा करेगा ठन ठन नहीं, और कोयला पर मारिएगा भास भास करेगा नहीं जी। तो जो धातु होते हैं, जो धातु होते हैं वो पूरा ठोस होते, ठोस, ओरिजिनल ठोस। अधातु जो है वो क्या है? गैस है। जो कुछ अधातु ठोस है वो क्या है? कोयला जो है दोस्तों, कोयला जो है, कोयला कार्बन का रूप है। किसका रूप है? कार्बन का रूप है। हमारे प्रकृति में कार्बन सबसे ज्यादा किस रूप में है? कोयले के रूप में। कार्बन अधातु है। तो अधातु प्रायः गैस है, जो ठोस है भी तो वो क्या है? भंगुर है। वो ठोस के तरह, यानी कि धातु वाले ठोस की तरह धातुई आवाज नहीं निकालते हैं। क्लियर हो गया ना? एक अंतर समझ गए ना? अब देखिए, अपवाद स्वरूप कुछ धातु द्रव भी है, ठीक है ना? जैसे पारा कुछ अपवाद हैं, लेकिन अपवादों का जिक्र हम यहां नहीं कर रहे हैं, क्योंकि धातु और अधातु को पढ़ने के लिए एक पूरा का पूरा चैप्टर पीछे में रखा हुआ है, जहां हम डिटेल डिस्कस करेंगे धातु और अधातु पर। लेकिन कौन धातु है कौन अधातु, ये पहचानना अभी ही जरूरी है। और हमको लगता है कि पहले से बहुत पहचान हो गई होगी आपकी धातु अधातु से। दूसरा,
धातु उष्मा तथा विद्युत के क्या होते हैं? कुचालक होते हैं। उष्मा तथा विद्युत के क्या होते हैं? कुचालक होते हैं। सॉरी 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 सॉरी, उष्मा और विद्युत के क्या होते हैं? सुचालक होते हैं। धातु उष्मा और विद्युत के क्या होते हैं? सुचालक होते हैं। जबकि या उष्मा और विद्युत के क्या होते हैं? कुचालक। कुचालक मतलब इंसुलेटर, सुचालक मतलब कंडक्टर। तो धातु उष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं, जबकि अधातु उष्मा और विद्युत के कुचालक होते हैं। धातु आघात वर्धनीय यानी मेलिएबल होते हैं और तन्य होते हैं, जबकि अधातु ऐसा कुछ भी नहीं होते। आघात वर्धनीय का मतलब मारने पर, हथौड़ा मारने पर फैल जाना, ठीक है ना। लोहा पर मारते जाएगा टूटेगा नहीं, फैलते जाएगा फैलते जाएगा। अब वही फास्फोरस होता है, ठोस होता है। फास्फोरस पर एक हथौड़ा मारिए, आधा फास्फोरस ऊपर, आधा फास्फोरस जेब में, आधा फास्फोरस इधर उधर हो जाएगा। अब फास्फोरस इधर उधर हो गया। तो भंगुर वाली बात समझ रहे हैं ना, वो लागू होती है धातु के साथ, और भंगुरता लागू नहीं होती है धातु के साथ। धातु पर चोट मारिएगा वो फैलते जाएगा, खींचिएगा तो वो टूटेगा भी नहीं, तार में परिवर्तित हो जाएगा। तो धातु और अधातु में पर्याप्त अंतर है। एक बार नोट में आप सरसरी निगाह डाल लीजिए। क्लियर? क्या? तन्य 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 का इंग्लिश होता है डक्टाइल। तन्य का मतलब यह हुआ कि धातु को खींचिएगा ना तो तार बन जाएगा, टूटेगा नहीं, ठीक है। सोना 1 ग्राम सोना से 2 किलोमीटर लंबा तार बनता है, सबसे ज्यादा तन्य धातु है वो। तो तन्य का मतलब खींचकर तार के स्वरूप में ले आना। अधातु को खींचिएगा टूट जाएगा बीच से, अधातु को खींचिएगा तो बीच से क्या होगा? टूट जाएगा। लेकिन धातु को खींचिएगा तो किसमें बदल जाएगा? तार में बदल जाएगा। तो धातु जो होते हैं आघात वर्धनीय तन होते हैं, अधातु जो होते हैं आघात वर्धनीय तन नहीं होते हैं, वो भंगुर होते हैं, भंगुर होते। और भी कई विशेषता है कि धातु चमकते हैं, चमकते हैं, उसमें चमक होती है। जैसे क्रोमियम, साइकिल का हैंडल देखे ना, वो एकदम क्रोमियम का बना, वो चमक है। चांदी में चमक है, सोना में चमक है, तांबा में चमक है, धातु में चमक होता है, अधातु में नहीं होता है। कोयला देखे है ना, चमकता है। अब बार बार कोयला के एग्जांपल इसलिए देखे कि ठोस अधातु में ज्यादातर हमारे नजरों के सामने कोयला ही है, क्योंकि फास्फोरस, अगर आप केमिस्ट्री के लैब नहीं गए होंगे, नहीं देखे होंगे फास्फोरस, ठीक है। हम दिया सलाई में यूज होता है तो आप देखे होंगे, दिया सलाई की तीली में फास्फोरस का यूज होता है। तो धातु अधातु तत्व के 2 रूप है। लेकिन दोस्तों ध्यान दीजिए कि कुछ तत्व ऐसे है, कुछ तत्व ऐसे है, कुछ तत्व ऐसे हैं जिनमें धातु के भी गुण मौजूद है और जिनमें अधातु के भी गुण मौजूद है। धातु के भी गुण मौजूद है और अधातु के भी गुण मौजूद है। और ऐसे तत्व जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुण मौजूद होते हैं उसे क्या कहते हैं? उपधातु कहते हैं, मेटेलॉइड कहते हैं। क्या कहते हैं? मेटेलॉइड कहते हैं, उपधातु कहते हैं। जिसमें धातु अधातु दोनों के गुण होते हैं उसे उपधातु कहते हैं, मेटेलॉइड कहते हैं। क्लियर हो गया? अब मेटेलॉइड में धातु अधातु दोनों के गुण होते हैं, तो इसका मतलब यह नहीं कि 50% धातु के गुण है और 50% अधातु के गुण है, ऐसा नहीं है। धातु अधातु दोनों के गुण है, लेकिन ज्यादातर गुण उपधातु में किसके हैं?
अधातु के ही है। धातु के गुण बहुत कम है। 70% अधातु के गुण है तो 30% ही धातु के गुण है। किसी किसी में 90% तक केवल किसके गुण है? तो उपधातु में, मेटेलॉइड में धातु अधातु दोनों के गुण होते हैं, लेकिन ज्यादा गुण अधातु को होते हैं, कम गुण ही किसके होते हैं? धातु को होते हैं। कम गुण ही किसके होते हैं? क्लियर हो गया? बात समझ गए? तत्व क्लियर? एक बार सरसरी निगाह डालिए, फिर हम आते हैं किस पर? यौगिक पर। देख लीजिए, तत्व में कोई दिक्कत नहीं ना रह गया? हमको नहीं लगता दिक्कत रह गया होगा। क्या? कौन चीज में? आर्सेनिक में उतना परसेंटेज तो अभी हमको पता नहीं है, ज्यादा अधातु का ही है। आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सब क्या है? उपधातु है। ठीक है, इस सबको याद रखना। सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। एंटीमनी और बिस्मथ। आइए यौगिक पर, अब कंपाउंड पर। एक बात तो समझ गए होंगे कि कंपाउंड प्रकृति के मूल पदार्थ तो है नहीं। इसका निर्माण किससे होता है? तत्वों से होता है। तो यौगिक, कंपाउंड इस प्रकृति के मूल पदार्थ नहीं है, इसका निर्माण तत्वों से होता है। और यौगिक निर्माण होने के लिए कम से कम कितना चाहिए? 2 तत्व या इससे अधिक हो। तो यौगिकों का निर्माण तत्वों से होता है, तो यौगिक का निर्माण एक ही तत्व से नहीं हो जाता। कम से कम कितनी होनी चाहिए? 2। तो यौगिकों का निर्माण तत्वों से होता है। कम से कम यौगिक के निर्माण के लिए 2 तत्वों का होना जरूरी है। तो यौगिकों का निर्माण कम से कम 2 या फिर अधिक तत्वों से होता है। और 2 या 2 से अधिक तत्वों से यौगिक का निर्माण कैसे होता है? तो जब 2 या 2 से अधिक तत्वों के बीच रासायनिक अभिक्रिया होती है। क्या होती है? रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शन। तो यौगिकों का निर्माण 2 या 2 से अधिक तत्वों के बीच रासायनिक अभिक्रियाओं के फलस्वरूप होता है। अर्थात जब तक रासायनिक अभिक्रिया संपन्न नहीं होगी, तब तक यौगिकों का निर्माण संभव नहीं है। यौगिकों के निर्माण के लिए रासायनिक अभिक्रियाओं का होना अति आवश्यक है। बिना रासायनिक अभिक्रियाओं के यौगिक का निर्माण संभव नहीं है। तो 2 या 2 से अधिक तत्व रासायनिक अभिक्रिया करके जो नए गुणों वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं, वही क्या होते हैं? यौगिक होते हैं। अर्थात आपने कैल्शियम को ऑक्सीजन से अभिक्रिया करवा दिया, कैल्शियम ऑक्साइड बन गए। क्या बन गए? कैल्शियम ऑक्साइड बन गए। आप रासायनिक समीकरण को समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? तो पूरा का पूरा एक चैप्टर है रिएक्शन समझने के लिए, रिएक्शन कैसे हो रहा। लेकिन फिलहाल जैसे कैल्शियम ऑक्सीजन से रिएक्शन करके कैल्शियम ऑक्साइड बन गया, इतनी बात तो आप समझ रहे हैं ना। तो कैल्शियम यहां पर तत्व है क्योंकि एक ही परमाणु है, ऑक्सीजन भी तत्व है क्योंकि एक ही परमाणु है। और 2 तत्व को जब हम रासायनिक अभिक्रिया किए तो ये क्या बन गया? कैल्शियम ऑक्साइड बन गया, जो एक यौगिक है। तो जब 2 या 2 से अधिक तत्व आपस में रासायनिक अभिक्रिया करते हैं, तो जो यौगिक बनते हैं, जो एक या एक से अधिक पदार्थ बनते हैं, यो यौगिक होते हैं। क्लियर हो गया ना? कोई दिक्कत नहीं ना? अब ध्यान दीजिए कि जब भी रासायनिक अभिक्रिया होती है
तो रासायनिक अभिक्रिया जब भी होती है तो रासायनिक अभिक्रिया होना रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। रासायनिक अभिक्रिया होना रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। रासायनिक अभिक्रिया होना रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। तो अर्थात यौगिक का निर्माण एक रासायनिक परिवर्तन की घटना है। यौगिक का निर्माण एक रासायनिक परिवर्तन की घटना है। क्लियर हो गया? समझ गए? तो यौगिक का निर्माण दो या दो से अधिक तत्वों के द्वारा होता है। कैसे? तो जब वे रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। क्या बिना रासायनिक अभिक्रियाओं के यौगिकों का निर्माण करना संभव है? नहीं है। क्या बिना रासायनिक अभिक्रियाओं का यौगिकों का निर्माण होना संभव है? नहीं है। एक विशेषता तो समझ गए। दूसरी विशेषता पर आइए कि यौगिक को केमिस्ट्री में रासायनिक सूत्र के जरिए व्यक्त किया जाता है, केमिकल फार्मूला के जरिए। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट, सल्फ्यूरिक एसिड, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, इन सब चीज का नाम तो आप अवश्य सुने होंगे केमिस्ट्री में। ये रासायनिक सूत्र है, ये रासायनिक सूत्र है। और ये रासायनिक सूत्र किसके लिए है? तो ये सारे के सारे यौगिक है। ये सारे के सारे क्या है? यौगिक है। तो केमिस्ट्री में तत्वों को रासायनिक संकेत के जरिए दर्शाया जाता है और यौगिकों को रासायनिक सूत्र के जरिए दर्शाया जाता है। तत्वों को रासायनिक संकेतों में दर्शाया जाता है और यौगिकों को रासायनिक सूत्र में दर्शाया जाता है। क्लियर हो गया? दूसरी विशेषता। तीसरी विशेषता कि यौगिक एक से अधिक परमाणु से बने होते हैं, परंतु यौगिक एक ही अणु यानी मॉलिक्यूल्स के बने होते हैं। ठीक है? यौगिक एक से अधिक परमाणु के बने होते हैं, लेकिन यौगिक एक ही अणु से बने होते हैं। अब अणु और परमाणु में थोड़ा समझने में आपको डिस्टर्ब हो सकता है, तो ज्यादा टेंशन नहीं लीजिए। अगला चैप्टर अणु और परमाणुओं को ही समर्पित है, दूसरा चैप्टर। क्लियर है ना? तो यौगिक में एक से अधिक परमाणु है, लेकिन यौगिक में एक ही प्रकार के अणु है। अब कहिए कि ये अणु क्या बला है जी? ठीक है, अणु क्या है? तो अणु परमाणुओं से मिलकर ही बने होते हैं। अणु किससे मिलकर बने होते हैं? परमाणु से। जैसे जल एक यौगिक है, क्यों? तो इसमें दो परमाणु आप देख ही रहे हैं। तो जल दो परमाणु से बने हैं, हाइड्रोजन और, लेकिन जल एक ही अणु से बने हुए। अणु का निर्माण परमाणुओं से होता है। यहां पर हाइड्रोजन के दो परमाणु और ऑक्सीजन के एक परमाणु मिलकर जल के एक अणु को बनाया है। हाइड्रोजन के दो परमाणु और ऑक्सीजन के एक परमाणु मिलकर जल के एक अणु को निर्मित किया है। तो तत्व एक ही प्रकार के परमाणुओं से बने होते हैं, लेकिन यौगिक एक से अधिक प्रकार के परमाणुओं से बने होते हैं, लेकिन यौगिक एक ही प्रकार के अणु से बने होते हैं। बात को समझ गए ना? अब अणुओं का निर्माण समान परमाणु से भी हो सकता है और अलग अलग परमाणु से भी हो सकता है। जैसे हाइड्रोजन गैस को O2 लिखते हैं, यह अणु है जो एक ही तरह के दो परमाणु यानी ऑक्सीजन के दो परमाणु से मिलकर बना है, लेकिन यहां दो प्रकार के परमाणु, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो अणु का निर्माण समान परमाणुओं से भी हो सकता है और अलग अलग परमाणुओं से भी हो सकता है। तो यौगिक जो है वह
सूक्ष्म यौगिक जो है वो अलग अलग परमाणुओं से बने होते हैं, परंतु यौगिक एक ही प्रकार के अणुओं से बना होता है। यौगिक एक ही प्रकार के अणुओं से बना होता है। क्लियर हो गया समझ रहे यौगिक को? यौगिक का निर्माण दो या दो से अधिक तत्वों के बीच रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होने के बाद होता है। यौगिक को केमिस्ट्री में रासायनिक सूत्र के माध्यम से व्यक्त किया जाता है। यौगिक में एक से अधिक प्रकार के परमाणु होते हैं, एक से अधिक प्रकार के परमाणु होते हैं, और लेकिन यौगिक में एक ही प्रकार के क्या होते हैं? अणु होते हैं। अगली विशेषता पर आते हैं कि यौगिक में उनके अवयवी तत्व के गुण नहीं पाए जाते। यौगिक में उनके अवयवी तत्व के गुण नहीं पाए जाते। जैसे सोडियम क्लोराइड तत्व है कि यौगिक है? सोडियम क्लोराइड क्या है? सोडियम क्लोराइड यौगिक क्यों है? क्योंकि ये रासायनिक सूत्र है। अब इस सोडियम क्लोराइड में सोडियम है और क्लोरीन। अब ये सोडियम और क्लोरीन दोनों का गुण आप अगर नहीं जानते तो थोड़ा हम बता रहे हैं आपको कि सोडियम बहुत ज्यादा अभिक्रियाशील धातु है, बहुत ज्यादा, इतना ज्यादा कि हाथ में लीजिएगा हाथ में विस्फोट करेगा, और उसके बाद हाथ का क्या होगा हमको नहीं पता जी। बहुत ज्यादा अभिक्रियाशील। राह चलते किसी के जेबी में सोडियम घुसा दीजिएगा, जेबीएम ब्लास्ट कर जाएगा। ठीक है, तो सोडियम एक ऐसा धातु है जो बहुत ज्यादा अभिक्रियाशील है। हवा में इसको लाते हैं, यह विस्फोट कर जाता है, इसलिए इसको किरासन तेल में डुबा कर रखते हैं ताकि यह हवा के संपर्क में ना आए। क्लोरीन एक गैस है, इतना खतरनाक गैस है कि क्लोरीन सूंघा करके पूरा सिनेमा हॉल को बेहोश किया जा सकता है। समझिए, मान लीजिए सिनेमा में सब देख रहा है, पठान मूवी चल रहा है, गए क्लोरीन गैस छोड़ दिए, सारा का सारा बेहोश। ठीक है, इतना पावरफुल है कि फिल्म में शाहरुख खान बेहोश हो जाएगा। ठीक है ना, ऐसा नहीं हो सकता, बात समझ रहे हैं ना? हाँ, एक बार हमसे मिस्टेक हो गया था, फिल्मी घटना हमारे जीवन में घट गया था। चाय बनाने की घटना तो बताए थे हम। चाय बना के छान के पी लिए, और उसके बाद चूल्हा जलता रहा। ठीक है, उसके बाद फोन में बात करने में पूरा लीन है। उसके बाद चाय जलने लगा, तो हम फोन पर बता रहे हैं कि देखो देखो चाय जल रहा, महक रहा है। ठीक है, तो उधर से फोन पे बोलता नहीं हम तो चाय नहीं चढ़ाए अभी। ठीक है, तब कुछ देर बाद उधर आया कि चाय अगर गंध मार रहा है तो वही ना मारता होगा, फोन पर कैसे गंध आता। ठीक, बात समझ रहे ना आप? तो ये घटना हुआ था एक बार। चलिए ध्यान दीजिए अब कि एक तो सोडियम बहुत ज्यादा अभिक्रियाशील, और ऊपर से क्लोरीन गैस बहुत ज्यादा खतरनाक, लेकिन इन दोनों से बना है सोडियम क्लोराइड, जिसको हम रोज खाते हैं, नमक। समझिए, कोई भी गुण नमक में सोडियम का है, क्लोरीन का है। क्लोरीन सूखकर आदमी मर सकता है, सोडियम लेकर आदमी मर सकता है, विस्फोट होकर मरबे करेगा। ठीक है, लेकिन इन दोनों से रिएक्ट होकर जो यौगिक बना है, इसको मानव रोज खाता है। जिस दिन नहीं खाता उस दिन कहता नहीं खाए क्या? तो यौगिक में उसके अवयवी तत्व के गुण नहीं पाए जाते, उसमें एक अलग गुण क्रिएट होता है। उसी तरह आप जल को ले लीजिए, जल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना है। हाइड्रोजन भी गैस है, जल भी, लेकिन जल लिक्विड, कहीं से मेल खा रहा है। तो यौगिक जिस
तत्वों से मिलकर बने होते हैं, उन तत्व के गुण यौगिक में नहीं पाए जाते हैं, उन तत्व के गुण यौगिक में नहीं पाए जाते। हमको लगता है यौगिक आप समझ गए होंगे, गुण तो ढेर सारे हैं, लेकिन परे और सब जो महत्वपूर्ण गुण था वो आप समझे कि न समझे। अब आपको केमिस्ट्री में ये पकड़ने में दिक्कत नहीं होगा कि कौन तत्व है कौन यौगिक है, तो तत्व भी आप समझ गए हैं, यौगिक भी समझ गए हैं। अब तत्व और यौगिक में अंतर दिया हुआ है, तत्व और यौगिक में अंतर दिया हुआ है, और तत्व और यौगिक के बीच अंतर को पढ़कर आइए, तब अगले क्लास में हम मिश्रण का जिक्र करेंगे। अंतर को पढ़ने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, तो अगले क्लास में हम मिश्रण